नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जय कुमार तिवारी है। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं डिपार्टमेंट ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश से रिटायर्ड असिस्टेंट इंजीनियर हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कि ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम के अंतर्गत कौन कौन सी नक्शे की कैटेगरी अलग अलग डिफाइंड है। आम लोगों को इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि हाई रिस्क क्या है, लो रिस्क क्या है, या कितने कैटेगरी के नक्शे होते हैं ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम के अंतर्गत, उनका बाइफर्केशन कैसे होता है। तो इस वीडियो में आज इन सारे सवालों का जवाब आपको मिलने वाला है। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अंत में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको और देंगे जिससे कि आपके मानसिक स्वीकृत होने में पैसा जमा करने की क्या स्थिति बनती है वो आपको क्लियर हो जाएगी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जब हम आर्किटेक्ट के माध्यम से नक्शा पास कराने के लिए ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम के अंतर्गत अपलोड करवाते हैं, आर्किटेक्ट अपनी आईडी से नक्शे को अपलोड करता है, तो नक्शे की जो कैटेगरी है वो उनके लेआउट स्वीकृत होने की स्थिति या उनके जो लैंड यूज हैं उनके आधार पर वर्गीकृत हो जाती है, डिफाइन अलग अलग हो जाती है। तो आज हम बात करते हैं कौन कौन सी वो कैटेगरी हैं। दोस्तों, सबसे पहली कैटेगरी है जिसको हम लो रिस्क कहते हैं। दूसरी कैटेगरी है जिसको हम हाई रिस्क कहते हैं, इसको निवेश मित्र भी कह देते हैं लोग। और जो तीसरी कैटेगरी है इसको हाई ओबीपीएस कहा जाता है। तो अब देखते हैं कि लो रिस्क कैटेगरी में कौन कौन से नक्शे हैं वो आते हैं। दोस्तों, जैसा कि इसके नाम से पता लग रहा है कि वो कैटेगरी इसमें शामिल होनी चाहिए, वो उस कैटेगरी के नक्शे इसमें शामिल होने चाहिए जिसमें कि डिपार्टमेंट का रिस्क सबसे कम हो, लो हो, कोई रिस्क ना हो और आम आदमी को सुविधा मिल जाए, जल्दी से उसका नक्शा पास हो जाए। इस तरह इस कैटेगरी को समझा जा सकता है। तो इसमें पहले तो ये मानना है कि जो केवल रेजिडेंशियल नक्शे हैं वही इसमें आते हैं लो रिस्क कैटेगरी में, ओनली रेजिडेंशियल। कौन कौन से रेजिडेंशियल आएंगे? जो कि प्राधिकरण से अगर किसी स्कीम के अंतर्गत स्थित है प्लॉट कोई या बना हुआ भवन है, उसको और ऊपरी मंजिल बनानी है, तो प्राधिकरण की अगर योजना के अंतर्गत आपका भूखंड या भवन स्थित है तो इस कैटेगरी में आएगा। हाउसिंग बोर्ड की आवास विकास परिषद की अगर योजना है तो उसके अंतर्गत आपका अगर भूखंड स्थित है तो इस कैटेगरी में आएगा। अगर कोई प्राइवेट लेआउट स्वीकृत है, प्राइवेट कॉलोनी है किसी बिल्डर की, वो स्वीकृत है, तो उस स्वीकृत लेआउट के अंतर्गत भी अगर स्थित है आपका भवन या भूखंड तो वो इस कैटेगरी में ही आएगा। लेकिन ये सिंगल ड्वेलिंग यूनिट ही होना चाहिए, मतलब एक किचन के साथ एकल आवासीय भवन ही इस कैटेगरी में आते हैं। हालांकि इसमें प्लॉट के एरिया का कोई लिमिट नहीं है कि प्लॉट हमारा कितना बड़ा होना चाहिए, लेकिन चूंकि लेआउट स्वीकृत है तो स्वीकृत लेआउट में अपने आप डिफाइंड है कि प्लॉट का एरिया कितना होगा। तो जो भी एरिया होगा, मुख्य बात इसमें ध्यान रखने की ये है कि एकल आवासीय होना चाहिए, भूप्रयोग रेजिडेंशियल होना चाहिए और स्वीकृत लेआउट के अंतर्गत होना चाहिए। ऐसी कैटेगरी के जो भी भवन हैं जिनका नक्शा स्वीकृत कराने के लिए आपने ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम के अंतर्गत जमा कराया है आर्किटेक्ट के माध्यम से, वो लो रिस्क कैटेगरी में आते हैं। अब बात करते हैं हाई रिस्क कैटेगरी कौन सी है। दोस्तों, इसमें रेजिडेंशियल की वो कैटेगरी जो बहुआवासीय है, एक से अधिक किचन जिसमें स्वीकृत किए जा रहे हैं वो इसमें शामिल है, या ग्रुप हाउसिंग है, बहुमंजिले भवन है जो आवासीय है, ग्रुप हाउसिंग है, वो इसके अंतर्गत शामिल है। इसके अलावा अन्य समस्त भू उपयोग के अंतर्गत आने वाले भवन भी इसके अंतर्गत शामिल हैं, चाहे वो कॉमर्शियल हो, ऑफिस हो, इंस्टीट्यूशनल हो, इंडस्ट्रियल हो, सामुदायिक सुविधाएं हैं, जो भी कैटेगरी अन्य भू उपयोगों की है वो सारे इसमें शामिल हैं। यहाँ भी प्लॉट की कोई लिमिट नहीं है, कितना भी बड़ा भूखंड हो सकता है। तो इसमें अगर देखें तो इसमें क्या हुआ कि इसका भी लेआउट स्वीकृत नहीं है और बहुआवासीय किचन आवासीय में ग्रुप हाउसिंग और अन्य किसी भी भूप्रयोग के अंतर्गत आने वाले समस्त प्रकार के भूखंड या भवन इसके अंतर्गत स्वीकृत के लिए शामिल किए जाते हैं हाई रिस्क कैटेगरी में। अब बात करते हैं कि इसके नाम से ही जैसे पता है हाई रिस्क, मतलब विभाग का इसमें रिस्क बहुत हाई है क्योंकि इसमें लेआउट स्वीकृत नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि लेआउट स्वीकृत करते समय अगर प्राइवेट जमीन है तो विभिन्न विभागों से एनओसी लिए जाते हैं, उसके सामने जो रोड पड़ती है, भूखंड के सामने रोड की एनओसी ली जाती है, फायर विभाग की एनओसी ली जाती है, तहसील से एनओसी आती है, अन्य और विभाग जो भी
आवश्यक होते हैं उनकी एनओसी ली जाती है। तो अगर हम इसको इस कैटेगरी में रखने के उद्देश्य से बात करेंगे तो हम समझ सकते हैं कि इस कैटेगरी में ये नहीं आ सकता, क्योंकि इसमें तो सारी एनओसी आपकी लेआउट स्वीकृत करते समय ही आ जाती है, तो कोई रिस्क नहीं है, विभाग का पास हो जाता है। यहाँ चूंकि कोई भी एनओसी नहीं आई है तो रिस्क विभाग का है, किसी दूसरे की जमीन किसी अन्य विभाग की शामिल तो नहीं है। इसलिए इस कैटेगरी को जैसे नाम से भी जान सकते हैं हाई रिस्क में रखा गया, वर्गीकृत किया गया है कि ये तभी नक्शे पास होंगे जब इसकी एनओसी आ जाएगी और इसमें फिर कोई भी रिस्क नहीं रहेगा, सारी जांच कर लेगा विभाग, तब इसका नक्शा स्वीकृत किया जाएगा। इस कैटेगरी का नाम हाई रिस्क इसलिए रखा गया है। अब बात करते हैं हाई ओबीपीएस। हाई ओबीपीएस कैटेगरी में कौन से नक्शे आते हैं दोस्तों? इसमें केवल रेजिडेंशियल, ओनली रेजिडेंशियल नक्शे हैं, वो इस कैटेगरी में आते हैं। और इसमें भी वही नक्शे आते हैं जो एकल आवासी हैं, सिंगल ड्वेलिंग यूनिट के हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा अंतर है कि यहाँ जो भूखंड है ना तो उनका किसी प्राधिकरण की स्कीम से कोई मतलब है, किसी प्राधिकरण की योजना के अंतर्गत वो स्थित नहीं है, ना तो आवास विकास की किसी योजना के अंतर्गत स्थित हैं, और ना ही किसी प्राइवेट बिल्डर से उनका लेआउट स्वीकृत कराया गया हो, ऐसी योजनाओं के अंतर्गत हैं। मतलब किसी ना तो प्राधिकरण की स्कीम में है, ना हाउसिंग बोर्ड की स्कीम के अंतर्गत स्थित है, ना तो किसी प्राइवेट बिल्डर द्वारा स्वीकृत कराए गए लेआउट के अंतर्गत स्थित है। मतलब इन तीनों का इसमें जो है उत्तर नो है, कोई स्वीकृत इसकी पहले से प्राप्त नहीं है इस कैटेगरी के भवनों में। और इसमें भी प्लॉट के एरिया का कोई लिमिट नहीं है, लेकिन वही है कि रेजिडेंशियल होने चाहिए और एकल आवासीय भवन होने चाहिए जिनके लिए कोई भी लेआउट स्वीकृत नहीं है, ना किसी सरकार की योजना के अंतर्गत वो स्थित हैं, किसी स्कीम के अंतर्गत स्थित हैं, वो सारे हाई ओबीपीएस कैटेगरी में रखे गए हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैंने इन कैटेगरी को बताया। काफी लोगों के सवाल थे, कमेंट्स के माध्यम से पूछे जा रहे थे कि सर ये लो रिस्क हाई रिस्क क्या होता है, समझ में नहीं आ रहा है। दोस्तों एक व्यूअर ने और सवाल किया है, उसके बारे में मैं बता देता हूं। किसी ने ये पूछा है कि सर जब हमारा नक्शा पास हो जाता है, पास का मतलब है ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम के अंतर्गत जमा किया और उसका सब जगह से स्वीकृत होकर आ गई और चालान जनरेट हो गया, मतलब उसमें जो शुल्क है वो जमा करने की स्टेज आ गई, तो चालान जनरेट होने के बाद कितने समय तक हम उसका पैसा जमा कर सकते हैं? दोस्तों आज की डेट तक जो स्थिति है वो ये है कि ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम के अंतर्गत कोई भी ऐसा निर्धारित नहीं है कि आपको पैसा कितने समय में जमा करना है, तो आप कभी भी जमा कर सकते हैं। लेकिन जैसा अभी की शासन में कुछ पता चल रहा है कि इस पे कार्रवाई चल रही है और निकट भविष्य में शीघ्र ही इसमें समय सीमा भी निर्धारित होने की संभावना है कि आपको 30 दिन के अंदर जमा करना है या इसके अतिरिक्त भी कोई समय आपको मिल सकता है, ये भी तय हो जाएगा। आज की डेट में समय की सीमा का कोई निर्धारण नहीं है। दोस्तों यहाँ पे एक बात और जाननी आवश्यक है कि लो रिस्क कैटेगरी के जो भी भवन हैं, जैसे कि हमने इसके बारे में पहले भी वीडियो बनाया हुआ है जिसका नाम है कि 300 वर्ग मीटर तक के भूखंडों पर नक्शा पास कराने के क्या नियम है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। 300 वर्ग मीटर तक के भूखंडों पर जो मानचित्र स्वीकृत होने हैं, वो अगर जो हमारा जमा कराने वाला आर्किटेक्ट है, रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट है, उन्होंने वेरीफाई कर दिया है कि ये स्वीकृत लेआउट के अंतर्गत है और जो बिल्डिंग प्लान बना हुआ है वो हमारे नियमों के अंतर्गत बनाया गया है, बिल्डिंग बायलॉज के अंतर्गत है और किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया गया है, इस तरह का सर्टिफिकेट अगर अंकित कर देता है, तो इस कैटेगरी के 300 वर्ग मीटर तक के जो भी मानचित्र हैं वो ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम के अंतर्गत जमा होते ही स्वीकृत की कैटेगरी में चले जाते हैं। उसमें अन्य किसी प्रकार की जांच होने की आवश्यकता नहीं है। ये इसमें एक महत्वपूर्ण सुविधा है जो 300 वर्ग मीटर तक के आवासीय भवनों में लो रिस्क कैटेगरी के अंतर्गत के भवनों को मानचित्र स्वीकृत कराते समय छूट मिली हुई है या ये सुविधा प्राप्त है 300 वर्ग मीटर तक के भूखंडों के लिए। अन्य बड़े भूखंडों के लिए तो सामान्य जो प्रक्रिया है उसकी जांच में जाएगी फाइल और उसके बाद नीचे से रिकमेंड होकर जब अप्रूवल के लिए जाएगी तो निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत वो स्वीकृत की जाएगी। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि जो हमारे ग्रेजुएट आर्किटेक्ट्स हैं जिन्होंने बीआर्च किया हुआ है, उनको एलडीपी रजिस्ट्रेशन कराने की क्या व्यवस्था है ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम के अंतर्गत और उनकी कॉम्पिटेंस क्या है, वो किस सीमा तक अपने नक्शे पास करा सकते हैं। अगले वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। ये वीडियो यही समाप्त होता है। नमस्कार।